हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक इलेक्ट्रिकल का बहुत छोटा सा टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा। टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, किसी इलेक्ट्रिकल मशीन की वाइंडिंग या कॉइल का प्रतिरोध डीसी सप्लाई से ही क्यों निकाला जाता है, एसी सप्लाई से क्यों नहीं निकाला जाता है। आप सभी लोगों ने किसी वायर का या किसी वाइंडिंग का या किसी मशीन में जो कॉइल्स के फॉर्म में जो वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कभी न कभी मेजर किया होगा। और मेजर करने के लिए हम लोग कई तरीकों का यूज करते हैं। कुछ तरीके मैंने यहाँ पे बोर्ड पे फिगर के फॉर्म में दिखा रखा है। ये हमारी एक कोई मशीन है, उसका स्टेटर है और ये रोटर है। स्टेटर में जैसे कि क्या होता है, वाइंडिंग्स होती है, हमें इस वाइंडिंग का निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। क्योंकि हमें कोई मशीन अगर डिजाइन कर रहे हैं तो पहले से उसकी रेटिंग पता होनी चाहिए कि भाई उसमें वाइंडिंग्स का उसका रेजिस्टेंस कितना है, या फिर और भी जो चीजें होती हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूंगा कि भाई वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, अगर हमें इसको निकालना है तो निकालने के लिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहलाता है, V = IR। अगर मैं ओम के नियम की बात करूं तो ये क्या होता है, V = IR, ये फार्मूला होता है ओम का नियम का। और यहां से अगर हम कहें आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V/I। तो इस फार्मूले की सहायता से या फिर इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हम किसी भी मशीन की वाइंडिंग का या किसी कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर बहुत ईजी है। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर को दिखाया है। ये एक डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे वाइंडिंग्स में। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। और करंट को नापने के लिए हमने क्या लगा रखा है, एक अमीटर लगा रखा है। और जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, यहाँ पे डीसी वोल्टेज दे रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल लगा रखा है, क्योंकि वोल्ट मीटर कनेक्शन कैसे किया जाता है, पैरेलल में किया जाता है। और अमीटर कनेक्शन कैसे किया जाता है, सीरीज में किया जाता है। तो तरीका क्या है, यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज की जो रीडिंग होगी उनका अगर हम रेशियो ले लेंगे तो ये क्या दिखा देगा, इस वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध। क्योंकि सर्किट कैसे पूरा होगा, ये ऐसे इस टाइप से सर्किट पूरा होगा। ठीक, इधर कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन है। ठीक, सारी की सारी करंट क्या होगी, इधर से जाएगी, ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे आ जाएगी। तो कुल मिला के प्रोसीजर ये है कि हम वोल्टेज और करंट का रेशियो लेते हैं, वहां से हमें निकल आता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए, कोई भी अगर मशीन या कोई ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर मशीन की कई कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं, जैसे कि उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसमें लॉसेस कितने होंगे। ये सब चीजें अगर हमें आइडेंटिफाई करना है या इनको कंट्रोल करना है तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ काफी चीजें रेजिस्टेंस के ऊपर भी निर्भर करती हैं। तो रेजिस्टेंस को हम डिसाइड करके, एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिसाइड करके मशीन की एफिशिएंसी या मशीन की क्षमता को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम था कि ये अगर हमें रेजिस्टेंस नापना है किसी भी मशीन का या किसी भी कॉइल का, तो हम यहाँ पे डीसी सप्लाई की जगह क्या लगा सकते थे, एसी सप्लाई भी लगा सकते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं, यह टॉपिक कह रहा है कि अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की वाइंडिंग का या कॉइल का, तो हम हमेशा मेजर किससे करेंगे, डीसी सप्लाई की सहायता से करेंगे। वहां पे कभी भी हम एसी सप्लाई का यूज नहीं करेंगे। एक और तरीका हम लोग लैब के अंदर करते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से रेजिस्टेंस नापते हैं। तो मल्टीमीटर की सहायता से रेजिस्टेंस नापने के लिए बहुत इजी तरीका होता है। सबसे पहले जो मल्टीमीटर है उसको रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। फिर जो दो लीडें होती हैं, जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस नापना है, उस लीड को उसके सिरों पे लगा देते हैं और मल्टीमीटर हमें क्या देता है, उसकी रेजिस्टेंस दे देता है। अब यहाँ पे भी अगर हम इसके अंदर की वर्किंग पे जाएं तो मल्टीमीटर में जो बैटरी लगी होती है, जो सेल लगे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डीसी सेल लगे होते हैं। मतलब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई का यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस को नापने के लिए। जो मल्टीमीटर रेजिस्टेंस नाप के देता है वो उसकी जो वर्किंग है कुछ ना कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब यहाँ पे जो डीसी बैटरी या डीसी सेल जो लगे हैं, उससे जो वोल्टेज देते हैं, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है, इन्हीं दोनों का रेशियो निकाल करके मल्टीमीटर हमें क्या कर देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें होती है, ओम में होती है। ये भी आप लोगों को पता होगा। तो ये दोनों आपने मेथड देखे, इन दोनों मेथड में हमने यूज क्या किया है, डीसी सप्लाई का यूज किया है। अब हम आ जाते हैं कि भाई हम डीसी सप्लाई का ही यूज क्यों करते हैं रेजिस्टेंस को नापने में। अगर एसी सप्लाई का यूज कर लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी।
ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट वाइज इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एसी सप्लाई में इंडक्टेंस के प्रभाव को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टेंस आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, इंडक्टेंस एक्सेल। अगर मैं बात करूं इंडक्टेंस क्या होता है, यहां पे मैंने लिख भी रखा है, एक्सेल इक्वल टू क्या है, ओमेगा एल। ठीक, अब अगर हम एसी और डीसी की बात करें तो एसी में क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और डीसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी। तो अगर आप इस वैल्यू को यहां पे पुट करें, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ एल। अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में एक्सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी क्या है, डीसी की 0 है। और एसी में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेल की वैल्यू आएगी। और आपने एक टर्म्स और पढ़ा होगा जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे होंगे, कि जो इंपीडेंस होता है जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल। अगर मैं इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के प्रभाव को लूं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये वाइंडिंग है, अगर हम यहाँ पे एसी सप्लाई लगा देंगे तो एसी सप्लाई हमें क्या देगा, इंपीडेंस देगा, मतलब आर प्लस जे एक्सएल देगा, क्योंकि एसी सप्लाई में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी होने से वहां पे एक्सएल की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो वहां पे क्या आएगा, इंपीडेंस आएगा। मतलब वहां पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, आर प्लस जे एक्सएल की वैल्यू मिलेगी। मतलब कुल मिला के वो वैल्यू क्या होगी, उसमें रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा, क्योंकि इंपीडेंस वहां पे कैलकुलेट होगा। वहां पे जो ओम का नियम लगेगा वो क्या लग जाएगा कि Z इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक, तो वहां पे हमें इंपीडेंस मिलेगा। तो ये तो वैल्यू गलत हो गई, क्योंकि हमें नापना क्या था, रेजिस्टेंस नापना था। तो रेजिस्टेंस नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडक्टेंस के प्रभाव को 0 करना पड़ेगा। और इंडक्टेंस के प्रभाव को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को 0 करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी किसकी 0 होती है, डीसी की 0 होती है। जब डीसी सप्लाई लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्सेल वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वहां पे जो हमें वैल्यू मिलेगी V अपॉन आई की, वो क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी। मतलब वो एकदम प्योर वैल्यू होगी, मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एसी सप्लाई से नापते हैं किसी भी वाइंडिंग या कॉइल का रेजिस्टेंस, तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ साथ हमें इंडक्टेंस एक्सेल की वैल्यू भी वहां पे ऐड हो जाएगी। कुल मिला कह सकते हैं वहां पे हमें इंपीडेंस की वैल्यू मिलेगी। इसलिए वो मेथड हमारा गलत हो जाएगा, वहां पे एरर आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे डीसी सप्लाई का ही यूज करेंगे किसी भी कॉइल या वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को नापना है। तो अगला एक रीजन मैंने और यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है कि एसी सप्लाई में स्किन इफेक्ट की वजह से, जो एसी सप्लाई होती है उसमें क्या होता है, स्किन इफेक्ट, त्वचीय प्रभाव। अब ये स्किन इफेक्ट क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आपको अगर बताना चाहूं तो अगर हम मान लो एक ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें अगर हम एसी सप्लाई दें और डीसी सप्लाई दें, तो एसी सप्लाई क्या होता है, जब एसी सप्लाई इसमें देते हैं तो एसी सप्लाई कंडक्टर्स के बाहरी सरफेस पे फ्लो करती है, इफेक्ट होता है। इसको अभी हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपको इस टॉपिक को स्किन इफेक्ट की सहायता से समझाना चाहता हूं तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट को थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि अगर एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने पे क्या होगा, एसी सप्लाई जो होती है कंडक्टर के या वायर के बाहरी सरफेस पे, स्किन पे, जैसे कि हमारी बॉडी की जो स्किन होती है बाहर की तरफ होती है, वैसे ही कंडक्टर के बाहरी सरफेस पे एसी करंट फ्लो होगी। लेकिन अगर इसी कंडक्टर पे हम क्या करें, डीसी सप्लाई दें, तो डीसी सप्लाई क्या होगी, पूरे के पूरे एरिया में फ्लो होगी। क्लियर, मतलब यहाँ पे जो एरिया कवर होगा, इफेक्टिव एरिया जो होगा वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा। लेकिन अगर एसी सप्लाई की बात करेंगे तो एसी सप्लाई में जो एरिया यूटिलाइज होगा वो बाहरी एरिया, स्किन वाला एरिया यूटिलाइज होगा। इसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब स्किन इफेक्ट से ऐसा क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग हो जाती है, एसी और डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग हो जाती है। इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। स्किन इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एसी सप्लाई में इस कंडक्टर का कम एरिया यूटिलाइज हो रहा है, डीसी सप्लाई जब हम लगा रहे हैं तो इस कंडक्टर का पूरा एरिया यूटिलाइज हो रहा है, मतलब करंट पूरे एरिया में फ्लो हो रही है। और इसमें करंट सिर्फ बाहरी एरिया में या स्किन, जैसे कि हमारी स्किन होती है, बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रही है। एसी और डीसी पूरे एरिया में फ्लो हो रही है।
तो अगर हम बात करें कि भाई जो इफेक्टिव जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है करंट को, तो यहाँ पे जो एरिया है वो ज्यादा मिल रहा है। अगर हम यहाँ बात करें ये एसी सप्लाई में जो एरिया है और जो डीसी सप्लाई में एरिया है, तो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे जो यहाँ पे एरिया क्या है ज्यादा है और यहाँ का एरिया क्या है जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो एरिया क्या है यहाँ पे कम है। अब आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं कि एसी सप्लाई देने पे और डीसी सप्लाई देने पे रेजिस्टेंस क्या आएगा। अब एसी सप्लाई अगर हम देंगे तो एसी सप्लाई में एरिया क्या है, करंट वाला एरिया, जिस पोर्शन में करंट फ्लो हो रही है इफेक्टिव एरिया वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे अगर एरिया कम हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हम डीसी सप्लाई की बात करेंगे तो डीसी सप्लाई में पूरा का पूरा एरिया यूटिलाइज हो रहा है, तो वहां पे एरिया की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुल मिला के स्किन इफेक्ट से हमें ये समझ में आता है कि जो एसी का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो डीसी सप्लाई देने पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। इस चीज को मैंने यहाँ पॉइंट पे भी लिख रखा है कि जो आर एसी होता है वो 1.2 टू 1.3 आर डीसी होता है, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी पे, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। और अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कुछ और है, 60 है, 70 है, तो वहां पे जो एसी रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1.6 टाइम्स आर डीसी रेजिस्टेंस होगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो वाइंडिंग्स का जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना होता है वहां पे हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं, एसी सप्लाई का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एसी सप्लाई का यूज अगर हम करेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस में ये डिफरेंस आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, वही एरर हमारी आ जाएगी जो हम लोगों ने इससे पहले वाले पॉइंट में समझा था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी मशीन या किसी भी कॉइल का अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो वहां पे कौन सप्लाई यूज करनी है, डीसी सप्लाई यूज करनी है। डीसी सप्लाई क्यों यूज करनी है, क्योंकि डीसी सप्लाई यूज करने पे इंडक्टेंस का प्रभाव एक तो जीरो हो जाएगा, दूसरा वहां पे स्किन इफेक्ट या फिर एक और इफेक्ट होता है जिसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के नाम से जानते हैं, उन दोनों का प्रभाव भी डीसी सप्लाई में जीरो होगा, जिसकी वजह से मेजरमेंट में रेजिस्टेंस को मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो जीरो होगी। अगर ये चीज हम लोग एसी सप्लाई से करते हैं तो वहां पे एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू अलग अलग होगी, जिससे क्या होगा, हमारा मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि वो लोग भी इसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बना पाएं। थैंक यू सो मच।